नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में 2025 की पहले छमाही में यानी जनवरी से जून के दौरान लॉजिस्टिक्स रेंट्स 0.4% गिरे हैं, जो कि 2020 के बाद पहली बार सालाना गिरावट है। ये गिरावट ग्लोबल ट्रेड टेंशन और ऑक्यूपायर्स की सतर्कता के चलते आई है। हालांकि ओवरऑल बाजार स्थिर रहा है। कुछ क्षेत्रों में तेजी और कुछ में गिरावट देखी गई है। बड़ा सवाल यह है कि भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। तो आपको बता दें कि नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने एशिया पैसिफिक क्षेत्र में सबसे मजबूत वृद्धि दर्ज की है। भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का S&P PMI इंडेक्स जून में 58.4 तक पहुंच गया, जो कि 14 महीने का उच्चतम स्तर है। भारत के टॉप 3 लॉजिस्टिक्स बाजारों में वैकेंसी बढ़ने के बावजूद रेंट्स 3.4% बढ़े हैं, जो कि पिछले 6 महीने के 2.1% की तुलना में तेज है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर में डिमांड, रेंट और वैकेंसी का उतार चढ़ाव कैसे ग्रोथ को प्रभावित करता है, कैसे रियल एस्टेट को प्रभावित करता है और कैसे पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करता है, समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ग्लोबल हो चुकी दुनिया में करीब करीब सब कुछ एक साथ जुड़ा हुआ है। तो नाइट फ्रैंक ने लॉजिस्टिक मार्केट पर एक डीप रिसर्च की है। जो रिपोर्ट पेश की है उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के नेशनल डायरेक्टर रिसर्च विवेक राठी से। तो विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले तो अपनी रिपोर्ट के की पॉइंट्स बताइए। साथ ही इस रिपोर्ट में रेंटल रुझानों को तय करने के लिए किन प्रमुख मैट्रिक्स का यूज किया गया? देखिए दीपक, ये जो हम बात कर रहे हैं, हम एशिया पैसिफिक लॉजिस्टिक्स रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने एशिया पैसिफिक रीजन के करीब 15 मार्केट्स का मुआयना किया है कई सारे फैक्टर्स पे। पर्टिकुलरली एक जो प्राइसिंग इंडिकेटर है, वो एक फाइनल इंडिकेटर हो जाता है ये दर्शाने के लिए कि डिमांड, सप्लाई और दूसरे जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं या जो अपॉर्चुनिटीज है उनके मद्देनजर किस तरीके का माहौल है। तो हमने देखा ये कि ओवरऑल एशिया पैसिफिक रीजन में जो लॉजिस्टिक्स मार्केट्स है, वहां पर रेंट स्टेबल रहे या मार्जिनली नीचे रहे ऑन एन एवरेज सारे मार्केट्स का, अगर हम साथ में इंडेक्स निकालते हैं तो तो ये एक नेगेटिव रहा। इसका कारण है कि ग्लोबल चैलेंजेस काफी रही है और इसी के साथ में ये बहुत सारे लॉजिस्टिक्स मार्केट है जो रेंटल लेवल पर भी काफी ऊपर हैं इन कंपैरिजन। तो अब जैसे जैसे ग्लोबल सप्लाई चेन बहुत ही कोऑर्डिनेटेड हो रही है, एक से ज्यादा मार्केट्स में लोग जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स है वो अपनी पोजीशनिंग रखना चाहते हैं ताकि कोई भी डिस्टरबेंस आए, चाहे टैरिफ को लेकर के या पेंडेमिक्स को लेकर के या और कोई वजह से, उसके बावजूद उनकी सप्लाई चेन ज्यादा डिस्टर्ब नहीं हो। तो इन सब के मद्देनजर हमने ये देखा कि इंडियन मार्केट्स में ऐसे तो ग्रोथ कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं रही, करीब 2.5-3% की हमने ग्रोथ देखी रेंटल लेवल्स पर। लेकिन जब हम बाकी सारे एशिया पैसिफिक मार्केट्स से कंपेयर करते हैं तो ये एक बहुत स्ट्रांग नंबर उभर कर आता है। तो समझने वाली बात ये, जैसे मैंने कहा कि कुछ मार्केट्स है चाइना जैसे, जहां पर रेंटल्स में डिक्लाइन भी देखा गया है वेयर हाउसिंग स्पेस में इस साल भी। और कई सारे ऑस्ट्रेलिया के मार्केट्स या दूसरे साउथ ईस्ट एशियन मार्केट्स जैसे हैं मलेशिया में, फिलीपींस में, वियतनाम में, वहां पर रेंट ग्रोथ बहुत ही वीक रही, आधा परसेंट 1% की रेंट ग्रोथ रही। और इन सब के कंपैरिजन भारत में वेयर हाउसिंग सेक्टर एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन में दिखा है। विवेक जी, भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में वैकेंसी रेट बढ़ा है लेकिन रेंट में इजाफा हुआ है। वैकेंसी रेट के स्टैट्स को कैसे कैलकुलेट किया गया है? नेट अपटेक के आधार पर या फिर ग्रॉस लीजिंग के आधार पर? साथ ही अब जब अमेरिकी टैरिफ को लेकर लगभग स्पष्टता आ गई है, तो भारत का लॉजिस्टिक्स सेक्टर कैसे रिएक्ट कर रहा है? तो देखिए, पहला चीज तो है कि ये जो वैकेंसी है वो हर पार्क्स का जो वैकेंसी होता है उस लेवल पर कैलकुलेट किया है, जिसका मतलब हो गया नेट। ठीक है। दूसरा चीज ये है कि ये जो हम बात कर रहे हैं वैकेंसी की, इसमें बहुत ही कम लेवल की बढ़ोतरी हुई है। हमें देखना इसे ऐसे चाहिए, जैसे अगर समझ लीजिए, अगर हम हाउसिंग सेक्टर की बात करें जो एक बहुत इजीली समझ में आता है लोगों को, वहां पर अगर आप देखें कि इन्वेंट्री लेवल से लास्ट 3 सालों से थोड़ी थोड़ी बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी ओवरऑल पोजीशन कंफर्टेबल है, हेल्दी है, जिसके मद्देनजर भावों में बढ़ोतरी का ट्रेंड जारी है। वैसे ही लॉजिस्टिक्स पर फिर से जब हम आते हैं तो वैकेंसी लेवल्स अभी भी जो है 11-12% के आसपास ऑन एन एवरेज कंट्री लेवल, वो एक कंफर्टेबल पोजीशन है, जिसके वजह से कोई ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं आता है, चाहे वो बढ़ भी जाए 6 महीने के बेसिस पे या 3 महीने के बेसिस पर।
इसी के साथ में मेन मुद्दा है डिमांड का, जो वेयर हाउसिंग स्पेस की लीजिंग एक्टिविटी है उसका क्या रुझान है। तो जैसे कि हमने क्वार्टर वन तक जो देखा था उसमें वेयर हाउसिंग लीजिंग में ग्रोथ देखी गई थी। क्वार्टर टू या हम H1 की भी बात करें तो हम देख रहे हैं कि एक ग्रोथ दिखेगी यहाँ पर भी H1 के नंबर्स में, जिसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल वेयर हाउसिंग लीजिंग का माहौल स्ट्रांग है, जिससे जिसके वजह से रेंट ग्रोथ सपोर्ट करता है। अभी भी हम उम्मीद ये लगाते हैं कि डिमांड का माहौल स्ट्रांग रहेगा आने वाले समय में। सप्लाई बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव सप्लाई आजकल होती नहीं है वेयर हाउसिंग स्पेस में इंडिया में, और इसके वजह से इन वैकेंसी लेवल्स पे रेंट ग्रोथ पॉसिबल है। दूसरा जो आपका सवाल था वो टैरिफ्स के माहौल को लेकर के है। हम सभी जानते हैं कि टैरिफ्स का जो माहौल है वो बहुत ही अनसर्टेन रहा है। बहुत अलग अलग तरीके के नंबर्स आए हैं, अभी एक अलग लेवल का नंबर आया है। तो एक कंफर्मेटिव बात कहना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि ओवरऑल जो टैरिफ का इम्पैक्ट है थोड़ा सा डेट्रीमेंटल रहेगा। मे बी 0.1 to 0.2% जो है अपनी अर्थव्यवस्था का वो इम्पैक्ट आए, लेकिन बहुत ज्यादा हम उसका नुकसान नहीं देख रहे हैं वेयर हाउसिंग स्पेस लीजिंग को लेकर के, क्योंकि इसी के साथ में कई सारे पॉजिटिव फैक्टर्स भी है। विवेक जी, भारत की लॉजिस्टिक्स ग्रोथ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है? मैन्युफैक्चरिंग, ई कॉमर्स, 3PL या फिर क्यू कॉमर्स? वैकेंसी रेट बढ़ने के बावजूद रेंट्स कैसे बढ़े, सबसे पहले तो यह भी बताइए। और क्या इसका मतलब सप्लाई सिलेक्टिव है या प्रीमियम ग्रेड स्पेस की कमी है? जरूर। तो जो आपका दूसरा सवाल है सप्लाई सिलेक्टिव है क्या, हाँ जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा स्पेक्युलेटिव सप्लाई होती नहीं है। एक बार लैंड पोजीशंस ले लिया, पार्क्स बना दिए हैं, तो उसके बाद में जैसे जैसे डिमांड आती है उस तरीके से जो जो बॉक्स स्पेस है वो क्रिएट किया जाता है। तो उस लेवल पर सिलेक्टिव है सप्लाई। दूसरा इसी के साथ में जैसे रेंट की बात करें हम, हमारे यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल रेंट एस्केलेशन क्लॉजेस जो होते हैं वो करीब 5% सालाना के हिसाब से होते हैं, या 15% पर हर 3 वर्ष में होते हैं। तो अगर उसके नीचे अगर रेंट ग्रोथ हो रही है तो हम इसे कोई डिमांड को डिस्टर्ब करने वाली रेंट ग्रोथ नहीं मानते हैं। जहां तक नेट फायदा अगर इंडिया को मिलते रहेगा, लीजिंग स्ट्रांग रहेगी, तब तक डिमांड का माहौल जारी रहेगा और मॉडरेट रेंट ग्रोथ होती रहेगी। तो मैन्युफैक्चरिंग नंबर वन हो गया, उसके बाद में थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सेगमेंट है वो सेकेंड नंबर में होगा। इन दोनों को मिला लें तो मेरे हिसाब से करीब 70 से 80% डिमांड इन दो के में से आ रही है। उसके अलावा ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स की बात आती है, जो करीब 10 से 15% डिमांड शेयर रखते हैं आज के मार्केट में। विवेक जी, टीयर 2 शहर में लॉजिस्टिक्स को लेकर क्या रुझान है? सभी चुनौतियों को देखते हुए आगे लॉजिस्टिक्स सेक्टर में ग्रोथ बनी रहेगी या उतार चढ़ाव के संकेत दिख रहे हैं? सीधी बात, डिमांड, सप्लाई और रेंटल ट्रेंड कैसे रहने वाले हैं? नंबर वन, टीयर टू टीयर थ्री मार्केट्स में भी जो वेयरहाउसिंग का रुझान रहेगा, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी हमने इंटरेस्ट देखा है इन मार्केट्स में, क्योंकि जैसे अगर हम ऑफिस की बात करें या रेजिडेंशियल की बात करें तो जनरली वो लिमिटेड रहता है टॉप 6-7 शहरों में। लेकिन वेयर हाउसेस के केस में या इवन रिटेल शॉपिंग सेंटर्स के केस में ये काफी हद तक स्प्रेड आउट देखा गया है टीयर टू टीयर थ्री मार्केट्स में भी। आपका जो दूसरा सवाल था वो आने वाले समय में क्या माहौल दिख रहा है, तो जैसे मैंने बताया कि अभी हम एक ग्रोइंग स्टेज पर है वेयर हाउसिंग सेगमेंट को लेकर के। इसलिए वेयर हाउसिंग लीजिंग जो है डिमांड है उसे हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। सप्लाई एक कंट्रोल तरीके से आ रही है। ओवरऑल एबिलिटी है सप्लाई की, मतलब लैंड पोजीशन ली हुई है जो भी लास्ट 4-5 सालों में डेवलपर्स ने पार्क्स बनाए हुए हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग दोज बॉक्सेस उसमें अभी भी सिलेक्टिव तरीके से आ रहा है। जैसे जैसे कंज्यूमर्स की नीड आ रही है उस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है। और इसके मद्देनजर रेंट में हम एक मॉडरेट ग्रोथ देखते हैं, 3 से 5-6% की सालाना ग्रोथ हम देख रहे हैं वेयर हाउसिंग स्पेस के रेंट्स में। ओके, यानी एशिया पैसिफिक मार्केट में भारत का लॉजिस्टिक सेक्टर मजबूती दिखा रहा है। वैकेंसी लेवल 11 से 12% के लेवल पर है, जो कि बहुत चिंता की बात नहीं है। अमेरिकी टैरिफ का हल्का असर वेयर हाउसिंग लीजिंग पर पड़ेगा। वेयर हाउसिंग में सप्लाई सीमित है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से ग्रोथ को सपोर्ट मिला है। 3PL और मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा करीब 70% है। छोटे शहरों में भी खपत बढ़ रही है।
जाहिर है टीयर 2 शहरों में वेयर हाउसिंग सेगमेंट में डिमांड बढ़ती दिखेगी। ओवरऑल एशिया पैसिफिक में भारत का वेयर हाउसिंग स्पेस की ग्रोथ स्ट्रांग है। बहुत शुक्रिया करेंगे आपका विवेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। क्या आप जानते हैं कि भारत के टॉप 150 रियल एस्टेट डेवलपर्स की वैल्यू कुवैत जैसे देश की जीडीपी से अधिक है। इतना ही नहीं, अगर जॉर्डन और बल्गारिया दोनों देशों की जीडीपी को मिला दें तब भी इन डेवलपर्स की वैल्यू अधिक होगी। दरअसल ग्रोहे हुरून इंडिया रियल एस्टेट 150 नाम की एक रिपोर्ट में देश के टॉप डेवलपर्स की संपत्ति का आकलन किया गया है, जिसमें भारत की सबसे वैल्यूएबल रियल एस्टेट कंपनियों और डेवलपर्स का डेटा जारी किया गया है। इस लिस्ट में डीएलएफ 2.07 लाख करोड़ की वैल्यू के साथ देश की सबसे अमीर कंपनी है। दूसरे नंबर पर मंगल प्रभात लोढ़ा का परिवार है। इस रिपोर्ट पर विस्तार से मैंने बात की अनस रहमान जुनैद, फाउंडर एंड चीफ रिसर्चर एट हुरून इंडिया, और प्रिया रुस्तगी, एमडी ग्रोहे इंडिया से। इन दोनों से मैंने बात की, क्या कुछ निकल कर आया आपको सुनाते हैं। तो भारत में हज़ारों डेवलपर हैं, लेकिन ये डेवलपर्स टॉप पर कितने हैं इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ डेप्ट कितना वो चुका रहे हैं, या ओवरऑल अगर हम समझने की कोशिश करें कि जो रियल एस्टेट कंपनी हैं वो कितनी बड़ी हैं, इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो मेरे ख्याल से हुरून लिस्ट सबसे बेस्ट है। और इस बार फिर हुरून ग्रोहे ने मिलकर टॉप 150 डेवलपर्स की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें तरह तरह से आंकड़े उसमें पेश किए गए हैं। समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये डेवलपर किस तरह से टॉप पर हैं और टॉप पर जो हैं उनका नाम क्या है। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं, अनस रहमान जुनैद जो कि हुरून इंडिया से हैं, और हमारे साथ हैं प्रिया रस्तोगी जो कि ग्रोहे इंडिया से हैं। अनस जी, सबसे पहले तो मेरा सवाल यही होगा कि लास्ट टू लास्ट ईयर हमने जब भी किया था तो करीब 100 डेवलपर हुआ करते थे, इस बार 50 डेवलपर बढ़ गए हैं। तो ये जो 150 डेवलपर्स हैं उनको किस तरह से आपने ऐड किया है, क्या पूरा प्रोसीजर रहता है, और इस बार की जो आपकी लिस्ट है उसमें क्या फाइंडिंग्स आपको निकल कर आई हैं? Analysis is great. I think some of the interesting data that's come out. ये 150 developers ने मिलकर around 2.2 billion square feet develop किया है throughout their lifetime. Right, that's something data that we can see, and just to give your audience a perspective of that number, that is more than the size of city of Chandigarh, or more than the size of city of Kolkata. That's how much they develop. Just as 150 developers. They are employing 2 lakh people, right? And they have generated a value this year of almost 16 lakh crores, or $188 billion, right? So it's very interesting in that sense. They have grown in value. ये जो आप डेवलपर्स का चुनाव करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, क्या पैरामीटर्स होते हैं, क्या बेंचमार्क सेट करते हैं, और किस तरह से आप डेटा क्रिएट करते हैं, ये आप बताएंगे? मैं बताएं। ठीक है। See, the value, it's very simple. It's based on the valuation of the business. Okay. Top 150 based on their value of the business. I mean, that's the methodology. We've taken a period as of 30th June 2025. I mean, that is a methodology based on valuation. और ये जो 150 डेवलपर्स इस बार हैं, अगली बार क्या इनकी संख्या बढ़ेगी? जी, जैसा अनस ने बोला और मैंने अपने वेलकम एड्रेस में भी बोला था, मुझे लगता है हम जिस तरीके से रियल एस्टेट ग्रो कर रही है, इतनी सारी स्टोरीज़ हैं हमारे पास, इतने सारे इनोवेटिव और एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बताने के लिए, मुझे लगता है ये संख्या 500 तक तो डेफिनेटली जा सकती है अगले 3 से 5 साल। अगले 3 से 5 सालों में 500 तक की संख्या जा सकती है। मेरा सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि इस पूरी रिपोर्ट के कलेक्शन में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या फेस करते हैं आप? I think one very important challenge is that, which is a good thing for the economy, the real estate economy, is that one company will have multiple companies under it because of RERA requirements. So you have to value each of these companies separately using different multiples. So that we found as a research team a bit challenging, but then that was quite interesting. The whole reason why it is done to maintain the independence of the project, and to maintain sustainability of project. But we've been doing it for the last 9 years, right? So there is some experience that is built over the years as well. So a lot of the challenges have been mitigated over the years. It's the time-consuming process to ensure that the data is captured correctly. Yeah, but then it's not 150 companies that we have to value. We have to value possibly, I don't know, 600, 800 companies to reach here. That's the sort of challenge. वक्त है एक ब्रेक का, आप बने रहिए जी बिजनेस पर।
एशिया का दूसरा और देश का सबसे बड़ा कमर्शियल रीट नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट लॉन्च हुआ है। इसे सत्वा और ब्लैकस्टोन ने मिलकर लॉन्च किया है। इस रीट का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग 4800 करोड़ रुपए है। इस पर मैंने बात की सत्वा ग्रुप के एमडी विजय अग्रवाल और डायरेक्टर महेश खेतान से। आप भी सुनिए पूरी बातचीत। विजय जी, सबसे पहले मेरा सवाल तो यही होगा कि नॉलेज रियल्टी ट्रस्ट देश का सबसे बड़ा रीट है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा रीट है, तो मुझे सबसे पहले रीट के बारे में बताइए, आपके नॉलेज रीट के बारे में। दीपक जी, ये इंडिया की और एशिया की सेकंड लार्जेस्ट रीट इसलिए कि 62,000 करोड़ 62,000 करोड़ ग्रोस एसेट्स वैल्यू है इस रीट्स की, एंड 6 सिटी 29 मार्की एसेट्स, इसके साथ 3,450 करोड़ रुपया इनका FY25 का ग्रॉस NOI है। NOI नेट NOI इनकम इस 3,450 करोड़ रुपया है। ऑल 46 million 29 assets in this REIT and most diversified. The IT and the other sectors आज के दिन the most premium markets is Bangalore, हैदराबाद एंड बॉम्बे। ये तीनों में इसकी 90% जो 46 मिलियन के 90% एसेट्स इस तीनों शहर में है। ठीक है, आपसे समझना चाहेंगे सर कि जिस तरह से पिछले 5 सालों में हमने तमाम रीट्स लॉन्च होते हुए देखे हैं, ऐसे में आप उनसे कैसे कम्पिटिट करेंगे, जो यील्ड है उसको किस तरह से बेहतर करेंगे? तो उसमें तो हाँ, उसमें एक ये है कि हमारे जो आज के दिन भी जो हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें हम लोग क्वालिटी कॉम्पिटिटिव एंड हमारे जो प्राइसेस वगैरह भी जो आज के दिन जो है उसमें ग्रोथ आने वाले समय में जो है हमारी ग्रोथ कि उसकी ग्रोथ वाई टू वाई जो है 5% तो एप्रिसिएशन जनरली हमको मिलता ही है, बट हमारी एसेट्स की जो आज वैल्यूएशन है उसमें भी 23 से 24% का डिफरेंस है कि हमारे लोअर साइड में वैल्यूएशन है, उसका भी बेनिफिट हमारे जो इन्वेस्टर को मिलेगा। तो इट्स एडेड बेनिफिट। प्लस क्या होगा कि जैसे ही क्लाइंट कोई खाली करते हैं तो उसमें भी करीब 25 से 30% का हाइक मिल जाता है, तो बेनिफिट एवरेज जो 500 हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 13% तक 5 साल के आने वाले समय तक 13% का उनको एप्रिसिएशन मिल जाएगा। 6 शहर आपने जिक्र किया है और उसमें करीब 46 मिलियन स्क्वायर फीट आपका जो एसेट्स है, तो वो कौन से शहर हैं, कौन से एसेट्स हैं, उसको एक बार जरा डिस्क्राइब करें। द मोस्ट इफेक्टिव मार्केट एंड दिस थिंग बैंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली एंड चेन्नई, दीज आर द प्राइमरी मार्केट ऑफ द रीट। इसमें 3 शहर सबसे ज़्यादा प्रमुख है, बैंगलोर एंड हैदराबाद हैज़ बिन नोन फॉर द मल्टी टैलेंट प्लेस, दैट्स वाई द बैंगलोर हैदराबाद, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया जो है बैंगलोर हैदराबाद। इस रीट की एक विशेषता और है, ये मोस्ट डाइवर्सिफाइड रीट है और ये ब्रांड न्यूट्रल रीट है। वाई ब्रांड न्यूट्रल मतलब कि आज तक जो भी रीट आई है इंडिया में वो किसी भी न किसी ब्रांड से जुड़ी हुई है। इसमें जैसे आपने कोई 2 मिलियन की बिल्डिंग बनाई और आपके पास अनलॉकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है कि इसको कैसे इसको लिवरेज करें, तो आप इस रीट में डाल सकते हैं और आपका ब्रांड आपके पास ही रहेगा, आपके बिल्डिंग में रहेगा, साथ में हमारा नॉलेज रीट का लोगो लगेगा। आज तक ये देखा गया बाहर में जितनी भी रीट है इंडिया से बाहर, वो इसलिए ग्रो ज़्यादा करी है क्योंकि इसमें थर्ड पार्टी एक्विजिशंस बहुत हुए हैं। ये रीट थर्ड पार्टी फोकस ज़्यादा रहेगी, अपार्ट फ्रॉम दैट आवर ओन प्रोडक्ट्स, बट थर्ड पार्टी में भी अपने ज़्यादा फोकस करेंगे। तो अपने नेक्स्ट 3 years वी प्लान टू बी एटलीस्ट 10 to 15 million square feet to be acquired for third party acquisition apart from our acquisition. आपने 11.4% CAGR प्रोजेक्शन दिया है, ये किस आधार पे दिया है? 5% वाई टू वाई हमारा हर प्रॉपर्टी के अंदर में एप्रिसिएशन चलता है। प्लस क्या होता है कि जनरली ट्रेंड है कि 20% प्रॉपर्टियाँ एवरेज खाली होती रहती है, तो उसका जब एप्रिसिएशन मिलता है 25 से 30% का, वो एप्रिसिएशन भी विल बी गेट पास ऑन बैक टू द रीट इन्वेस्टर्स। तो ये जो एवरेज जब जाएगा तो नॉट ओनली अप्रोक्सीमेटली अप टू 13% तक पहुंच जाएगा। और वो भी क्या है कि आपका बीइंग लाइक व्हेन वी कंपेयर टू अदर इन्वेस्टमेंट्स लाइक FD है या कोई भी अदर वे में म्यूचुअल फंड वगैरह में भी देखते हैं ना, तो उससे बेटर रिटर्न आएगा इसमें। एक और सवाल बनता है सर कि आपके पोर्टफोलियो में 74% टेनेंट्स मल्टीनेशनल और 43% GCCs हैं। अगर हम ग्लोबल टेक या BFSI सेक्टर में डाउन साइजिंग देखते उसका ट्रेंड दिखता है, तो इसको कैसे मैनेज करें? अपने पोर्टफोलियो में दीपक जी
5 से 7% IT एंड ITEs है। इसके बाद जो फिनेंशियल सेक्टर है, कंसल्टिंग फर्म है, GCCs है, फार्मा है, आदित्य बिरला है, ये सब मिला के 100% बनते हैं। तो अपने जो ग्लोबल ट्रेंड जो है, इंडिया इज़ अ बिग ग्रोथ स्टोरी नाउ। लास्ट 10 years and then further 2 decades, it is no one can stop India. So that it is not only IT is growing it. All the sectors are equally growing it in that. So we don't see any risk of any sectors of any leasing is a issue in that. टीयर 2 सिटीज़ में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। GCCs खासकर टीयर 2 सिटीज़ की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका जो एक्सपेंशन होगा, क्या वो टीयर 2 सिटीज़ की तरफ बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा तो वो कौन से शहर होंगे? डेफिनेटली हम लोग वैलिडेट करेंगे उसको भी। जैसे हमने आप रिसेंटली वैजाग के अंदर में भी हम लोग जस्ट वी आर स्टार्टेड लुकिंग ऑन दैट पार्ट। वैजाग है या पुणे है, या और जैसे हम लोग अभी प्रेजेंस नॉर्थ में नहीं है, तो वहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि वेयर वी कैन जस्ट ग्रो फर्दर। तो हम लोग को पूरा स्टडी करके कौन से शहर में है, जैसे एक इंदौर आने वाला अच्छा शहर है, वैजाग आने वाला शहर है, वहाँ पे मोस्ट प्रोएक्टिव गवर्नमेंट भी अच्छी मतलब आज सपोर्ट कर रही है डेवलपमेंट आने के लिए। तो वो सब चीज़ देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। मिस्टर महेश ने बोला मिस्टर वाइजाग इज़ द जस्ट एक्वायर्ड इट 25 acre ऑफ लैंड। इसके साथ हम लोग थर्ड पार्टी एक्विजिशन भी बिलीव कर रहे हैं कि जैसे आपने बिल्डिंग बनाई है और आपको रीट का पार्ट बनना है, लेकिन आपको अपना ब्रांड भी रखना है, तो हम उस पर भी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं ऑन 2 tier एंड 3 tier सिटी में। क्या विज़न लेकर चल रहे हैं अगले 4-5 सालों के लिए? अगले 4-5 साल में इस KRT रीट को एशिया की सबसे बड़ी रीट बनानी है। ये सबसे बड़ा विज़न है। क्या साइज़ होगा? अभी 46 मिलियन है, तो हम सोचते हैं 5 साल में इसको एटलीस्ट 75 मिलियन तो पहुंचाएंगे। रेशियो ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में होगा, या अगर हम छोटे शहर और बड़े शहरों का रेशियो देखें तो ब्लेंड क्या ऑफ होगा? बोथ रहेगा, लेकिन मेट्रो सिटी में टैलेंट मिल जाते हैं जल्दी से, तो इसलिए मेट्रो सिटी पे फोकस ज़्यादा रहेगा। 2 tier सिटी में भी फोकस करना होगा। मेट्रो में भी साउथ में? मेट्रो में साउथ में बैंगलोर एंड हैदराबाद एंड पुणे एंड बॉम्बे। तो आपका जो फोकस होगा वो जेवी मॉडल पर ज़्यादा होगा या फिर खुद के डेवलपमेंट पर ज़्यादा होगा? हालांकि आपने बताया कि जेवी भी करने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड फोकस किस पर है? दोनों पे रहेगा इक्वल फोकस। यस, बिकॉज कि अगर हम इसकी जेवी मॉडल पे अगर हम लाते हैं तो रीट का एक्सपेंशन बहुत फास्ट होगा। अगर हम खुद अपने एसेट्स पे बात करें तो रीट का एसेट्स लिमिटेड होगा, तो हम दोनों पे फोकस इक्वली करेंगे। ब्लैकस्टोन के साथ जो आपकी साझेदारी है वो किस तरह की है, वो बताइए। बहुत अच्छी रही हमारी साझेदारी। 2016 में हमने साझेदारी चालू की थी। उसमें फर्स्ट ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है जो ब्लैकस्टोन ने हमारे साथ किया था। उस समय सिर्फ 1 मिलियन स्क्वायर फीट हमने नोवार्टिस को रेंट पे लगाया था। इसके बाद आज के दिन वो प्रोजेक्ट कॉल नॉलेज सिटी फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है इंडिया का। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। वक्त है एक ब्रेक का। अब बने रहिए जी बिजनेस पर।